एक तरफ अरविंद शर्मा, दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा। पिछली बार हराया था दीपेंद्र को अरविंद शर्मा ने, तो इस बार मुकाबला आप कैसे देखते हैं? पिछली बार 2019 में जो लहर बनी थी, तो आपको लग रहा है क्या वो लहर बन पाएगी? सबसे बड़ा फैक्टर जो है अहिवाल का रहता है, तो आपको लगता है कि इस बार वहाँ से कुछ नतीजे भी कांग्रेस के लिए बेहतर निकलेंगे? जो पंजाबी समुदाय का जो वोट बैंक है वो इस बार बीजेपी से छिटक सकता है। नमस्कार, मैं हूं परविंदर। तो आज हम रोहतक लोकसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा पर भरोसा जताया है। हालांकि पहले काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है। तो इन तमाम विषयों को पर बातचीत करने के लिए कि इस बार चुनावी माहौल क्या रहेगा, किस तरफ जो है इस बार इलेक्शन जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिन्हें पूरा हरियाणा प्रदेश या यूँ कहीं तकरीबन पूरा भारतवर्ष उन्हें जानता है, धर्मपाल धनखड़ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। पहले धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहेंगे कि रोहतक सीट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है जी। एक तरफ अरविंद शर्मा, दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा। पिछली बार हराया था दीपेंद्र को अरविंद शर्मा ने, तो इस बार मुकाबला आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार परिस्थितियां जो हैं वो बदली हुई हैं, और मेरा ये मानना है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में जो है वो बीजेपी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उतना आसान चुनाव नहीं रह गया है। पिछली बार भी कोई बहुत आसान जीत अरविंद शर्मा को नहीं मिली थी, और इस बार उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं सीट बचा पाना। बेशक उनके पास मोदी का चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसी के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा कोई और उपलब्धि जो है वो अरविंद शर्मा की अपनी उपलब्धि नहीं है। 5 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे क्षेत्र के लोग उनके साथ आए, क्षेत्र के लोग उनको माने, अपना नेता मान के आगे बढ़ें या दोबारा उनको रिपीट करने के लिए कहें। दूसरी बात, कांग्रेस बीजेपी की सरकार के प्रति भी लोगों का नज़रिया बदल रहा है, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई। अब बेरोजगारी की बात करें तो 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस वक्त है पूरे देश में, और उसमें भी देश में भी टॉप में जो है वो हरियाणा है। इसी प्रकार 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त है वो पूरे देश में है। पूरा देश उसका सामना कर रहा है। हालांकि चुनाव है और केंद्र सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है, वो महंगाई को नियंत्रित करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रही है। उनके प्रयास जो हैं वो महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वरना तो चुनावी साल में आमतौर पे सरकार जो है वो जनता को राहत देने के लिए चुनावी साल में महंगाई नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाती है। यहाँ भी उठाए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उनके प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। बेशक रिजर्व बैंक के गवर्नर ये अपनी स्टेटमेंट में कहें कि महंगाई का हाथी जो है वो जंगल की तरफ चला गया है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, अगर हम जितनी भी चुनावी सभाएं देखें भारतीय जनता पार्टी की, तो हर में यही बात निकल कर सामने आ रही कि आपको अरविंद शर्मा को नहीं देखना है, आपको मोदी जी को देखना है। तो जो पीछे जो लहर बनी थी, जो पिछली बार 2019 में जो लहर बनी थी, तो आपको लग रहा है क्या वो लहर बन पाएगी या अब की बार वो नहीं होने वाला पिछली बार वाला? परविंदर, ऐसी लहर कोई दिखाई नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं कि 1 महीने से बीजेपी के अकेले उम्मीदवार जो हैं वो जनसभाएं करते फिर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी लगातार हर क्षेत्र में लगभग अब तक जो है मेरा ख्याल 35 बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं। पूरे हरियाणा की बात करें तो हाँ, तो 1 महीने से ये सब चल रहा है, लेकिन हर जगह पर जो है वो बीजेपी उम्मीदवारों को और जेजेपी नेताओं को जो है वो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रही रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात, तो रोहतक में भी अरविंद शर्मा से लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में हमारे लिए किया क्या है। जैसे कि मैंने शुरू में ही एक बात कही कि अरविंद शर्मा की पिछले 5 साल में कोई उपलब्धि नहीं है। एक सिंगल काम ऐसा नहीं है जिसको वो गिनवा सकें, और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं।
पिछली बार हमने देखा कि जो 9 सीट विधानसभा की रोहतक लोकसभा में, तो 5 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी रही थी। सबसे बड़ा फैक्टर जो है अहिरवाल का रहता है। तो आपको लगता है कि इस बार वहाँ से कुछ नतीजे भी कांग्रेस के लिए बेहतर निकलेंगे? देखिए, इस बार मुझे लगता है कि अहिरवाल के लोग भी जो हैं वो महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान हैं। अहिरवाल में सैनिक बहुत हैं। वहाँ इस बात को लेकर के भी आक्रोश है कि अग्निवीर योजना शुरू की गई है, क्योंकि फौज में हमारे नौजवान जो हैं वो भर्ती होते थे और वो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करते थे। इसके अलावा एक बच्चा यदि फौज में भर्ती होता था तो परिवार के 6 सदस्यों को मेडिकल कवरेज मिलता था। तो इस तरह से, और फिर फौज से आता था तो पेंशन लेता था, कुछ खेती बाड़ी होती थी, एक आध भैंस रख लेता था, तो उसका गुजारे लायक काम चल जाता था। अगर यहाँ आने के बाद नौकरी भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब 4 साल का अग्निवीर बना दिया है। अग्निवीर बन के आएगा तो क्या करेगा? 10 लाख रुपया उसको मिलेगा टोटल, और उसमें भी आधे से ज़्यादा उसका अपना ही है। तो दे क्या रही है सरकार? इस बात को लेकर के अहिरवाल में भी रोष है और बेरोजगारी अहिरवाल में भी है। और अहिरवाल का एक और मुद्दा है अहिर रेजिमेंट बनाने का, जिसको लेकर के अभी तक केंद्र सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लंबे समय से अहिरवाल के लोग इस बात को लेकर के आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर 2014 की बात करें तो पहली जनसभा नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में की थी, अहिरवाल में की थी, और उसके बाद उनकी हवा पूरे देश में बह गई थी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन ने उनका बड़ा साथ दिया था। तो जब फौजी जवानों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी पेंशन ख़त्म हो रही है, उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है, उनकी जो पारिवारिक और स्वास्थ्य की जो सेवा सुविधाएं उनको मिलती थी उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे अहिरवाल के लोग उनके साथ हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का उन पर असर नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस कोसली विधानसभा क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, वहाँ भी इस बार जो है बीजेपी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार हमने देखा कि जो किलोई का क्षेत्र है वहाँ पर तकरीबन 35,000 की लीड मिली दीपेंद्र हुड्डा को, और अहिरवाल क्षेत्र में 75,000 की लीड जो मिली थी। तो इसके अंदर एक जो है आधे से ज़्यादा का एक गैप हमें देखने को मिला है। तो क्या दीपेंद्र अपने घर में कमज़ोर हैं कि उन्हें 35,000 की लीड मिली पिछली बार किलोई में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। दीपेंद्र को काफ़ी अच्छी लीड मिली थी, और अपने घर में कमज़ोर होने की बात हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इलाका जो है वो सब तरह से मिक्स इलाका है। एक तरह से किसी एक जाति या किसी एक वर्ग का कोई ख़ास प्रभाव नहीं है। कहने को बहुसंख्यक जो हैं इस सीट पर जाट हैं, लेकिन जाट भी कभी एक साथ नहीं होता है। जाट भी सभी पार्टियों में बटे होते हैं, और यहाँ का हर वर्ग जो है वो सभी पार्टियों के साथ होता है। लेकिन इस बार जो दिखता है वो ये दिखता है कि केंद्र से भी नाराज़गी है लोगों में। मोदी से सीधे कोई नाराज़गी ना हो, लेकिन केंद्र सरकार से भी नाराज़गी है कि महंगाई और बेरोजगारी को नहीं रोक पा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और दूसरी बात जो है, ये अग्निवीर योजना जो है ये काफ़ी दिक्कत खड़ी करेगी। और तीसरा जो है, कांग्रेस का जो पुराने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बात जो है उसको लेकर के वो काफ़ी उत्साहित हैं। उनमें इस बात की आशा है कि उनको पुरानी पेंशन मिलेगी, और पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और नई जो पेंशन स्कीम चला रखी है एनपीएस जिसको बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत कम पेंशन मिलती है, और उसमें भी ज़्यादातर पैसा जो है वो कर्मचारी का अपना ही होता है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में भी रोष है। कर्मचारियों में इस बात को लेकर के भी रोष है कि उनको वो पंजाब के समान वेतनमान मांगते आ रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ग जो है इस बात को लेकर के नाराज़ हैं, और बहुत सारी सरकारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं जिनको नहीं भरा गया है। इससे भी बेरोजगारों में रोष है। तो इस नाराज़गी जितनी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है केंद्र और राज्य सरकार के प्रति लोगों में है, और उस एंटी इनकम्बेंसी का निश्चित रूप से विरोधी दलों को फ़ायदा मिलना है। सर, एक बात और है कि हमने अक्सर इस बात को देखा है कि तकरीबन 1 साल पहले मनीष ग्रोवर और अरविंद शर्मा के बीच में जो कुछ हुआ पूरे प्रदेश ने देखा। दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने आए, तू मैं हुई। अब दोनों ने गले मिले, तो क्या आपको लगता है कि ये बात भी नुकसान पहुँचाएगी अरविंद शर्मा को? देखिए, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है,
और वैसे अरविंद शर्मा ने जो सवाल उठाए थे वो गलत भी नहीं थे, वो सही सवाल उठाए थे। लेकिन अरविंद शर्मा को उस वक्त राज्य सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री के दबाव में अपने आप को रोकना पड़ा, या अरविंद शर्मा को सेटिस्फाई कर दिया गया। मुझे लगता है कि अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर के बीच जो मनमुटाव हुआ है वो इतना जल्दी इतनी आसानी से दूर होने वाला नहीं है। दोनों के बीच जो है वो एक फ्रिक्शन रहेगी। और प्रसिद्ध दोहा है रहीम का कि धागा अगर टूट जाता है तो फिर जोड़ेंगे तो गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ गांठ पड़ने वाली बात है, और ये गांठ जो है उन चुनाव में ज़रूर कुछ न कुछ गुल खिलाएगी। मनीष ग्रोवर जो है पंजाबी समुदाय से आते हैं, पहले मनोहर लाल जी से पंजाबी समुदाय से थे, अब वो सीएम नहीं रहे, तो क्या आपको लगता है कि जो पंजाबी समुदाय का जो वोट बैंक है वो इस बार बीजेपी से छिटक सकता है? अगर एक बड़ी साधारण सी बात है, यदि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से बीजेपी को पिछड़ा वर्ग का ज़्यादा वोट मिल सकता है, ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, तो निश्चित रूप से मनोहर लाल को हटाए जाने से पंजाबी समुदाय पर भी वही नेगेटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें आपस में बराबर कर देंगे। एक पिछले चुनाव में हमने देखा कि तकरीबन 6.5 लाख के आसपास वोट बताए जाते हैं जाटों के रोहतक लोकसभा सीट पर। तकरीबन जो जानकारों का ये कहना है कि तकरीबन बीजेपी को 2 लाख वोट मिले थे। तो आपको लग रहा है कि क्या इस बार जाट समुदाय जो पिछली बार के मुकाबले अब की बार कम वोट देगा अरविंद शर्मा को? वोट में जाति के आधार पे बात ना करके मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि वोट जो है आदमी अपने तरीके से देता है, अपने प्रभाव में देता है कि किस पार्टी के साथ, किस पार्टी के कैंडिडेट के साथ उसके अपने संबंध है। या एक कुछ लोग जो हैं ये सोच करके वोट देते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं। अब अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में जो राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए थे वो राष्ट्रीय मुद्दे ना के बराबर ही हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के सामने ये खुल करके आ गया है कि हम जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो स्थितियां हैं लोग ये सामने देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि मुद्दों पर बात करते हैं, तो अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, राष्ट्र के सुधार की बात करते हैं, राष्ट्र के उत्थान की बात करते हैं, तो फिर वो मामूली बातों पे जो है वो हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगते हैं, मंदिर क्यों सामने ले आते हैं, क्यों बार बार अलग अलग जातियों की बात करते हैं, क्यों वो कांग्रेस को इस तरीके से लेते हैं कि कांग्रेस ने जो है वो बढ़ा दिया है, आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस की नज़र इस तरह से है। मतलब इतने घटियापन पे जो बातें आ रही हैं, और लगातार हम पिछले पहले चरण के मतदान की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी नुकसान जो है वो लगता है कि बीजेपी को हुआ है। हम दीपेंद्र की बात करें, हम अरविंद शर्मा की बात करें, तो आपको क्या लगता है इनके नेगेटिव पॉइंट क्या है, इनके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं? देखिए, अरविंद शर्मा का नेगेटिव पॉइंट क्या होना है? अरविंद शर्मा 5 साल की कार्य प्रणाली के अपनी उपलब्धियों के तौर पे बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। इससे बड़ा नेगेटिव पॉइंट और क्या होगा? लोगों ने संसद में आवाज़ उठाने के लिए भेजा है, किसान आंदोलन कर रहे थे, अरविंद शर्मा एक शब्द बोलने लायक नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरे तमाम वर्ग, पहलवान लड़कियों ने आवाज़ उठाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो हमारी जो कुश्ती एसोसिएशन के प्रधान थे। तो जब वहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो वहाँ भी अरविंद शर्मा कुछ नहीं बोले। उनको लगता है कि पहलवान लड़कियाँ केवल जाटों की लड़कियाँ। अगर इस तरह की चीज़ें, भावनाएं आती हैं तो निश्चित रूप से अरविंद शर्मा को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहू बेटियों को जो है सबकी समान माना जाता है, किसी जाति की अलग अलग नहीं होती है। इनको हमारे समाज में, हरियाणवी समाज में ये माना जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है। और आज भी गांव से अगर कोई बारात दूसरे गांव में जाती है तो वो वहाँ पहले से शादीशुदा लड़कियों को, अपने गांव की लड़कियों को जो है वो लड़की होने के नाते, बेटी होने के नाते रुपया दे करके आते हैं, उसका मान सम्मान करके आते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल चाहेंगे सर कि अब चुनाव में तकरीबन महीना रह गया है, दोनों पार्टी अब जी जान से चुनाव प्रचार में जुटेंगी। इसके बाद कई बार इलेक्शन देखने को, हर रोज़ इलेक्शन पलटेगा अब, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जब नज़दीक जाएगा तो किस पार्टी का पलड़ा आपको भारी लगेगा?
देखिए, ये तो अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं कि किसका प्रचार कम रह जाता है, किसका प्रचार आगे निकल जाता है, कौन किस तरह की रणनीति अपनाता है और कौन किस तरह के पैतरे अपनाता है। ये इस बात पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है और अभी उसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि अगर ये हरियाणा का क्षेत्र है, रोहतक है, और ये लोग जिताने के लिए कम, हराने के लिए मतदान ज़्यादा करते हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ के लोग जो हैं वो हिसाब बराबर करने के लिए मतदान करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पैतरे आएंगे, बहुत सारे उलटबाजियाँ आएंगी, देखने को मिलेंगी और कई तरह की चीज़ें अपनाई जाएंगी, ट्रिक्स अपनाई जाएंगी। चुनाव में आमतौर पे होता है जातिवाद भी आएगा, अंत में जो है 35 और 1 का नारा भी हरियाणा में गूंजेगा, जैसे अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। तो सुना आपने, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मपाल धनखड़, जिनका साफ तौर से ये भी कहना है कि 35-1 का नारा भी आएगा, काफ़ी सारी उल्टबाशियाँ भी आएंगी, क्योंकि महीना अब एक बाकी है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां जी जान से चुनाव प्रचार में जुटेंगी। तो ऐसे में इलेक्शन जो है कई बार पलटी होगा, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये देखना इस बार दिलचस्प होगा।